क्षेत्र में एक महिला और उसके नाती को सांप ने काट दिया, जिसकी बिरसा के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। यह घटना 1 सितंबर की रात्रि ग्राम कोरका में उस समय हुई जब यह महिला अपने नाती के साथ घर में सो रही थी। बिरसा पुलिस ने मृतिका अंकाली पिता स्वर्गीय सोनू मरावी 60 वर्ष और उसके नाती समलगन लाल पिता जीरो मेरावी 12 वर्ष ग्राम कोरका निवासी के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। 31 अगस्त की रात्रि जीरो मेरावी अपनी पत्नी मानकुंवर मेरावी के साथ खाना खाकर खेत में बने मकान में सो गया था। बस्ती के घर में बुद्ध सिंह मरावी और पत्नी सगनाबाई के साथ सोए हुए थे और अंकाली बाई अपने नाती सगन लाल के साथ घर में सो रही थी। रात्रि 11 बजे करीब अंकाली बाई और उसके साथ सो रहे उसके नाती सगन लाल को सांप ने काट दिया। अंकाली बाई और सगनलाल ने सांप काटने के संबंध में परिवार वालों को बताया। हल्ला होने पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। घर के अंदर सांप को घूमते हुए देखा, जिसे कड़कर रख दिया गया था। खबर मिलने पर जीरो मेरावी और उनकी पत्नी मानकुंवर के साथ बस्ती से घर पहुंचे। रात 2 बजे अकाली बाई और उसके नाती सगनलाल को बिरसा के अस्पताल लाकर भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान रात्रि 3 बजे सगनलाल की मौत हो गई। इसके बाद 3:30 बजे अंकाली बाई ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना की रिपोर्ट जीरो मेरावी ने बिरसा पुलिस थाने में की थी, जहां से पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई के पश्चात शव पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मर्ग कायम कर जाँच की जा रही है। खैलांजी थाना के अंतर्गत मोवाड़ रोड पर स्थित ग्राम भोरगढ़ में पिकअप ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस सड़क दुर्घटना में पिकअप की ठोकर से 2 वर्षीय बालक सहित 3 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल युवक मिनेश पिता भेजन लाल पटले 25 वर्ष ग्राम उमरवाड़ा थाना रामपाली निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मिनेश पटले खेती मजदूरी करता है। बताया गया है कि 2 सितंबर को मिनेश पटले अपने भतीजे निवेद पटले 2 वर्ष और मौसी का लड़का रोहित पटले 20 वर्ष के साथ मोटरसाइकिल से अपने ग्राम उमरवाड़ा से चांदपुर जा रहे थे। खैलांजी से भोरगढ़ की ओर जाते समय भोरगढ़ स्थित बैंक के पास सामने से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस सड़क दुर्घटना में मिनेश पटले, उसका भतीजा निवेद पटले व मौसी का लड़का रोहित पटले तीनों ही घायल हो गए। तीनों घायलों को खैलांजी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अधिक चोट लगने से घायल मिनेश पटले को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। अभी एक दिन पूर्व ही पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा जिले के कुछ पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया था। उस बात से ग्रामीण थाना प्रभारी और कोतवाली थाना प्रभारी के भी स्थानांतरण करने की जानकारी सामने आ रही है, जिसमें ग्रामीण थाना प्रभारी प्रकाश वास्कल को कोतवाली का नया थाना प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं कोतवाली के थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत को ग्रामीण थाने के थाना प्रभारी बनाया गया। आपको बताया कि एक दिन पूर्व ही स्थानांतरण की लिस्ट कोतवाली और ग्रामीण थाने के उसमें नाम नहीं था, किंतु 1 सितंबर की देर रात दोनों ही थाना के प्रभारी को इधर से उधर करने की जानकारी सूत्रों से मिल रही है। दोनों ही थाना प्रभारी को 2 सितंबर को तत्कालीन नवीन पदस्थापना में पदस्थ होने की बात भी कही गई, जिसके बाद से ही सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत के द्वारा ग्रामीण थाने का चार्ज ले लिया गया है। वहीं ग्रामीण थाना प्रभारी प्रकाश वास्कल के द्वारा कोतवाली थाने का पदभार भी ग्रहण कर लिया गया है। जबकि देखा जाए तो कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत का प्रोविजन पीरियड इस जिले का हो चुका है। वह महज अब कुछ ही दिन बालाघाट जिले से चले जाएंगे, किंतु अचानक से कोतवाली थाने से हटकर ग्रामीण थाने में भेजना समझ के परे है। फिर भी कमल सिंह गहलोत के कोतवाली थाने से ग्रामीण थाने जाने पर पूरा स्टाफ मायूस है, क्योंकि कमल सिंह गहलोत की कार्यप्रणाली और उनका व्यवहार आमजन के साथ सभी के लिए अच्छा बताया जा रहा है। फिर भी स्थानांतरण का कोई ठोस कारण नहीं निकल कर सामने आया है। फिर भी इसमें कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं, यह भी हो सकता है, किंतु अभी इस विषय पर कुछ भी कहना संभव नहीं। वन विभाग कटंगी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कन्नड़गांव सर्किल के कक्ष क्रमांक 794 से एशियन पाम सीवेट यानी कवर बिच्छू का शिकार करने वाले 4 अपराधियों को ग्राम बाडारेव से गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से मृत अवस्था में एशियन पाम सीवेट भी बरामद किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम ने 31 अगस्त की रात वन्य प्राणी के शिकार के मामले में सुखचंद पिता बाजीराव, विजय पिता नंदराम, विकेश पिता रामलाल, चैनलाल पिता नारायण सभी निवासी बंडारेव को गिरफ्तार किया है। इनके पास से वन्य प्राणी बरामद किया गया है। वहीं अपराधियों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने वन विभाग को विस्तार से पूरी जानकारी दी। इसके बाद विभाग ने अपराध पंजीबद्ध किया। अपराधियों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 39, 40, 50 और 51 के तहत कार्रवाई की गई। अपराधियों को शनिवार को व्यवहार न्यायालय कटंगी में के समक्ष पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आवश्यक कार्रवाई के बाद वन्य प्राणी का दाह संस्कार भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि एशियन पाम सीवेट अनुसूची 2 में आने वाला वन्य प्राणी है, जिसे
कबर बिच्छू भी कहा जाता है। हमारे द्वारा मुखबिर की सूचना पर कन्नड़गांव बीट के कक्ष क्रमांक 794 में जाकर देखा तो हमें 4 आरोपी संदिग्ध लगे। उन्हें हमारे द्वारा पूछताछ किया गया तो उनके पास एशियन पाम सीवेज नाम के प्राणी का मृत बॉडी मिली। सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से पीडीएस के माध्यम से गरीबों को मिलने वाले राशन भी गरीबों को 18 दिनों से नहीं मिल पा रहा है। किसानों को यूरिया खाद की अति आवश्यकता है, वह भी नहीं मिल पा रही, सहित अन्य कार्य बंद पड़ा हुआ है। साथ ही 18 दिनों से सेवा सहकारी समिति में ताला लटका हुआ है। वह गरीब रोजाना ही राशन लेने व खाद लेने के लिए किसान सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे, परंतु ताला लटका देखकर वे बेरंग ही वापस हो रहे, जिससे उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक उन गरीब परिवारों को परेशानी हो रही है जिनका परिवार पीडीएस योजना से मिलने वाले निःशुल्क राशन से चलता है, क्योंकि सेवा सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल गत 18 दिनों से जारी है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र की सोसाइटियां बंद पड़ी हुई है। साथ ही क्षेत्रीय किसान भी परेशान है, क्योंकि यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है, जबकि वर्तमान में किसानों को यूरिया खाद की अति आवश्यकता है। अगर फसलों में खाद नहीं डालेंगे तो फसल उत्पादन कम होने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सर, राशन दुकान जा रहे हो तो राशन वगैरह मिल रहे हैं कि नहीं? राशन भी बंद है और सूखा वगैरह भी नहीं मिल रहा है। और क्या है, अभी सूखा खेती के लिए सूडे की अभी बहुत आवश्यकता है। कौन सी सोडा चाहिए था? यूरिया की जरूरत ऐसा है कि जी। और जैसे जब से हड़ताल है तो गरीबों को राशन जो मिलता है, गरीब निःशुल्क वाला, वो भी राशन दुकान बंद है सब। तो किस तरह से परेशानी होती है गरीबों को अभी? बहुत परेशानी, जी। और खाद भी नहीं मिल रहा है? खाद भी नहीं मिल रहा है। अगर किसान पूरे डायनाए हो गए हैं। जी। और बारिश भी नहीं हो रही ऊपर से। बारिश तो अब जैसी भी नहीं हो रही है, पर अभी क्या है, वर्तमान समय में किसान को यूरिया सूडे के लिए बहुत जरूरी है, बहुत खाद मिलना चाहिए। खाद मिलना चाहिए। अच्छा, सोसाइटी जाते तो वहाँ क्या बोलते हैं? कोई रहते हैं कर्मचारी? वो बंद ही रहती है, तो ताला लटका हुआ है क्या? ताला लगा हुआ है। तो क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से आप? हमको वही प्रशासन से मांग करना है कि हमें सोडा किसानों को मिलना चाहिए और गरीबों को राशन भी मिलना चाहिए। और गरीबों को राशन भी मिलना चाहिए, राशन दुकान भी खुलना चाहिए। पुलिस अधीक्षक के द्वारा 1 सितंबर को जिले के थाना प्रभारियों के स्थानांतरण की सूची जारी कर दी गई, जिसमें किरणापुर के थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा को लालबरा थाने में थाना प्रभारी के पद पर स्थानांतरित किया गया है, जिसके पश्चात नवागत थाना प्रभारी शाम में लालबरा थाने में पहुंचकर लालबरा थाने का पदभार ग्रहण कर लिया। आपको बता दें कि थाना प्रभारी अमित भावसार का स्थानांतरण हरदा होने के बाद से लालबरा थाना प्रभारी का पद खाली था और थाने का प्रभार उप निरीक्षक विजय सिंह बघेल को सौंप दिया गया था। इसके बाद लालबरा थाने का प्रभार विजय सिंह बघेल के द्वारा संभाला जा रहा था और उनके पास 2 प्रभार होने के कारण कार्य करने में कुछ परेशानी भी हो रही थी। पुलिस अधीक्षक के द्वारा 1 सितंबर को जिले के थाना प्रभारी के स्थानांतरण की सूची जारी कर किरणापुर में पदस्थ कार्यवाहक थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा का लालबरा थाने में स्थानांतरण किया गया है, जिनके द्वारा लालबरा थाने का पदभार ग्रहण कर लिया गया है। पुलिस की 2 बेसिक चीज़ें रहती हैं। एक होता है अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण। ये 2 पुलिस के 2 बेसिक कार्य हैं। अपराधों की रोकथाम, अगर अपराध हो गया तो उसका इन्वेस्टिगेशन और उसको फरियादी पीड़ित को न्यायालय के माध्यम से दिलवाना, तो यही हमारी प्राथमिकताएँ रहेंगी। और समाज में शांति बनी रहे, भयमुक्त वातावरण रहे। आगामी चूँकि निर्वाचन है, तो निर्वाचन के मद्देनज़र बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग अपराध करते हैं, अवैधानिक गतिविधियाँ चलती हैं, उन पर नियंत्रण लगाना प्राथमिकता है। जो भी अवैध कार्य हो रहे हैं सभी को पुलिस की नज़र में रहें और उन पर प्रभावी रूप में नियंत्रण हो जाए। सर, जैसे देखिए कि विश्राम गृह से लेकर मजार तक ट्रैफिक अधिक रहता है और गाड़ियाँ किसी भी जगह खड़ी कर दी जाती है, जिससे यातायात बार बार बाधित होता है। तो चूँकि ये हाईवे है और हाईवे में स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारा कभी ट्रैफिक जाम लग जाया करता है, तो हम इसमें शाम और सुबह पुलिस पेट्रोलिंग करवाएंगे और यातायात व्यवस्था बनाने के लिए अलग से बल तैनात करेंगे, ताकि लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े।
नगर के बैयर रोड स्थित अंजुमन गर्ल्स स्कूल में भी मोती नगर मस्जिद के प्रेसिडेंट राजीव शेख को 4 लोगों ने हाथ बुक्कों से मारपीट कर उसे जान से मार डालने की धमकी दे डाली। बीती रात 11:30 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब राजीव शेख मस्जिद के इमाम साहब के साथ अंजुमन गर्ल्स स्कूल आए थे और कोतवाली पुलिस ने राजीव शेख पिता अब्दुल कादर शेख 55 वर्ष वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर बालाघाट निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर एजाज उर्फ अज्जू खान, खिजर खान, शहबाज खान और सरफराज उर्फ राजा खान के विरुद्ध गाली गलौज, मारपीट और जान से मार डालने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर निवासी राजीव शेख ठेकेदारी करते हैं और वे मोती नगर मस्जिद के प्रेसिडेंट है। 1 सितंबर की रात्रि राजीव शेख मोती नगर मस्जिद के इमाम के साथ मुफ्ती साहब के पास दीनी मसले को हल के लिए कमेटी के 2-3 लोगों के साथ नगर के बैयर रोड स्थित अंजुमन गर्ल्स स्कूल गए थे। स्कूल के अंदर मुफ्ती साहब से बातचीत करने के बाद वे मोती नगर बालाघाट आने के लिए निकल रहे थे। रात्रि करीब 11:30 बजे अंजुमन स्कूल में ही बातचीत के दौरान एजाज उर्फ अज्जू खान, खिजर खान, शहबाज खान और सरफराज खान उर्फ राजा वहां आ गए और उन्होंने मौलाना साहब को लेकर इन चारों लोग राजीव शेख से विवाद करने लगे। बातों बातों में चारों लोगों ने राजीव खान को अश्लील गालियां देने लगे। उन्होंने गाली देने से मना किया तो चारों ने राजीव शेख को हाथ बुक्कों से मारपीट कर दिया और मौलाना साहब को हटाएगा या परेशान करने पर जान से मार डालने की धमकी दे डाली। अनवर खान, अब्दुल राशिद शेख, जाविर खान ने बीच बचाव किया। चारों लोगों के द्वारा हाथ बुक्कों से मारपीट किए जाने से राजीव खान घायल हो चुके थे, जिसके बाद राजीव खान अपने बेटे मोहम्मद हुसैन रजा के साथ रिपोर्ट दर्ज करने कोतवाली पहुंचे। कोतवाली पुलिस ने घायल राजीव खान का इलाज मुलाहिजा जिला अस्पताल में करवाया। इसके बाद उनकी रिपोर्ट पर एजाज उर्फ अज्जू खान, खिजर खान, शहबाज खान, सरफराज उर्फ राजा खान के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। नक्सलियों के द्वारा जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए समय समय पर नक्सली पर्चे व बैनर पोस्टर्स बांधकर जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। अभी कुछ दिन पूर्व ही 12 अगस्त को लांजी और पौनी गांव में बैनर्स और नक्सली पर्चे मिलने के 20 दिन बाद शनिवार को लांजी के ही बकरामुंडी गांव में नक्सली पर्चे मिले हैं। जानकारी के अनुसार बकरामुंडी पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 में सुबह ही ग्रामीणों ने जमीन पर पड़े कुछ पर्चे देखे, जिसमें 21 सितंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी संगठन की स्थापना के 19 वर्ष पूरे होने पर धूमधाम के साथ वर्षगांठ मनाने की बात लिखी है। पर्चे में भाकपा की स्थापना के कारण सरकारी तंत्र की खामियां, देश में आर्थिक असमानता जैसी बातों का जिक्र किया गया है। अन्य पर्चे में नक्सलियों ने शोषित और वंचितों की आवाज शीर्षक से मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। लांजी का बकरामुंडी गांव इन दिनों यहां से विस्थापित ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर करने के कारण चर्चा में है। एक सप्ताह पहले ही बकरामुंडी के लगभग 25 परिवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई थी। बकरामुंडी के ये वही परिवार है जिन्हें घोर नक्सल प्रभावित होने के कारण वर्ष 2007 में बकरामुंडी की बस्ती में विस्थापित किया गया था, लेकिन वर्षों से जमीन का पट्टे का अधिकार सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण हाल ही में इन परिवारों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा था। आपको बता दें कि सालों बाद भी न बकरामुंडी के 25 परिवारों को जमीन का हक मिला और न ही उस भूस्वामी को जमीन मिली जिसकी जमीन पर इन परिवारों को बसाया गया। और आज भी इन 25 परिवारों को न ही शासन की हितकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और न ही शासन के द्वारा इन विस्थापित किए गए ग्रामीणों को किए गए वादे पूरे किए गए। इसी को लेकर बालाघाट एक्सप्रेस और पद्मेश 24/7 के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया गया था व ग्रामीणों की बात को प्रशासन तक रखी गई थी, जिससे ग्रामीणों का साफ कहना था कि उन्हें विस्थापित तो कर दिया गया था, किंतु शासन प्रशासन के द्वारा उनसे जो वादे किए गए थे वह वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। वह आज भी शासन प्रशासन के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 1 स्थित पहुंच मार्ग पर बनी पुलिया बीते 1 माह से कुछ अधिक समय से भारी बारिश के दौरान बह गई थी, जिससे वार्ड के इस हिस्से में रहने वाले लोग दोपहिया वाहन या पैदल ही अपनी यात्रा इससे अपना सफर कर रहे थे। हालांकि नगरपालिका परिषद ने पुलिया के हिस्से में बैरिकेड्स लगा दिए हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि जब से पुलिया के आधे का अधिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, तब से उन्हें आवागमन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में न तो स्कूल की बसें व गैस वाहन सहित अन्य वाहन तक उनके मोहल्ले तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने इस मामले की शिकायत नगर पालिका व उनके वार्ड के पार्षद को भी दे दी है। शिकायत यह है कि ये पानी की निकासी नहीं होने के कारण ये पुलिया टूट चुका है
और जिसके वजह से आए दिन कभी भी दुर्घटना हो सकती है। चार पहिया वाहन यहाँ से जा नहीं पाते हैं। ये कौन सा वार्ड कहलाएगा? ये वार्ड नंबर 1 बीड़ी कॉलोनी कहलाता है। बहुत सारी तकलीफ है जी। गैस टंकी की गाड़ी नहीं आ पा रही है, मात्र 2 व्हीलर जाती है, 4 व्हीलर नहीं जाती है। स्कूल के बच्चों को हमको मेन रोड तक पहुंचाना पड़ता है। ऐसे में आप लोगों ने शिकायत नहीं की है? बहुत सारी तो शिकायतें करे हैं। कुछ करीब हो ही कितने नहीं महीने से तकलीफ झेल रहे हैं? रहा। ये हो गए हैं 2 महीने हो गए, 2-2.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। यदि आप भी 3 सितंबर से 13 सितंबर तक बालाघाट से कटंगी से गोंदिया, रीवा से इतवारी, इतवारी से रीवा, गोंदिया से चांदापोट और चांदापोट से गोंदिया और बालाघाट रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली अन्य एक्सप्रेस व मेमू पैसेंजर ट्रेन का सफर करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न सेक्शनों में चल रहे निर्माण व सुरक्षा संबंधी कार्यों के चलते विभिन्न रूटों पर चलने वाली एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लोकल स्पेशल मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित विभिन्न रूटों में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने, समय की पाबंदी, सुरक्षा संबंधी कार्य, रखरखाव में सुधार, ट्रेन में रखरखाव संबंधी अन्य कार्य, ऑटोमेटिक सिग्नल्स, लॉकिंग, नॉन इंटरलॉकिंग सहित अन्य सुरक्षा संबंधित कार्य के चलते 3 से 13 सितंबर तक 10 दिनों के लिए कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसमें बालाघाट से होकर गुजरने वाली यात्री ट्रेनें भी शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 सितंबर से 12 सितंबर 2023 तक इतवारी व बालाघाट से चलने वाली इतवारी बालाघाट इतवारी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। 3 सितंबर से 12 सितंबर तक गोंदिया व कटंगी में चलने वाली गोंदिया कटंगी डेमू पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेगी। 4 सितंबर से 13 सितंबर तक कटंगी से चलने वाली कटंगी गोंदिया पैसेंजर रद्द रहेगी। 3 सितंबर से 12 सितंबर तक गोंदिया से चलने वाली गोंदिया वारसा मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। 4 सितंबर से 13 सितंबर तक वारसा से चलने वाली वारसा चांदापोट मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। 4 सितंबर से 13 सितंबर तक चांदापोट से चलने वाली चांदापोट गोंदिया मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। इसके अलावा अन्य ट्रेनें हैं जिन्हें 13 सितंबर तक रद्द कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न सेक्शनों से चल रहे निर्माण व सुरक्षा संबंधी कार्यों के चलते भले ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों के स्टेशनों से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए गए हो, लेकिन रेलवे नोटिफिकेशन पर गौर किया जाए तो इन रूटों पर चलने वाली एक भी मालगाड़ी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया, जिसके अनुसार केवल इन रूटों पर 13 सितंबर तक यात्रा की सोच रहे यात्रियों को ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जबकि इन रूटों पर धड़ल्ले से रात दिन दौड़ाई जा रही मालगाड़ियों को रद्द करने को लेकर कोई आदेश नहीं आया है। यानी यात्री ट्रेन रद्द होने से केवल आम यात्री को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जबकि रेलवे से माल की ट्रांसपोर्टिंग करने वाले व्यापारियों, उद्योगपतियों का कार्य पूर्ण की भांति सुचारू रूप से चलता रहेगा। जब इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान बालाघाट रेलवे स्टेशन प्रबंधक KM चौधरी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि विभिन्न रूटों की कुछ ट्रेनों को रद्द किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके लिखित में उनके पास कोई आदेश अभी तक नहीं आए हैं। लिखित में आदेश आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जिला अस्पताल में इन दिनों निजी एम्बुलेंस चालकों में मरीजों पर कब्जा जमाने की होड़ मची हुई है, जहां स्ट्रेचर सिस्टम के चलते 4 एम्बुलेंस चालक मरीजों के जिला अस्पताल आते ही स्ट्रेचर को पकड़कर उक्त मरीज पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, जिसके चलते बाकी निजी एम्बुलेंस चालकों की एम्बुलेंस खड़ी रहती है और उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए निजी एम्बुलेंस चालक संचालकों ने शनिवार को सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपते हुए जिला अस्पताल में जारी स्ट्रेचर सिस्टम को खत्म करने की मांग की। बताया जा रहा है कि 4 एम्बुलेंस चालक संचालकों की मनमानी के चलते जिला अस्पताल इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है, जिनके द्वारा स्ट्रेचर पकड़कर मरीज पर अपना कब्जा जमाने का खामियाजा अन्य निजी एम्बुलेंस संचालकों को भुगतना पड़ रहा है और उनकी एम्बुलेंस खड़ी रह जाने से जहां एम्बुलेंस भी खराब हो रही तो वहीं वे भी बेरोजगारी के दिन काट रहे। इस समस्या के समाधान के लिए शनिवार को एम्बुलेंस चालक संचालकों ने सिविल सर्जन चिकित्सक संजय दबड़गांव से मुलाकात कर सभी के लिए एक सा नियम बनाने व 4 एम्बुलेंस को तत्काल ही अस्पताल के अंदर से बाहर निकाले जाने की मांग की।
एम्बुलेंस के चालक संचालकों ने बताया कि स्ट्रेचर सिस्टम के चलते कई निजी एम्बुलेंस चालक बेरोजगार हो रहे हैं। कई बार ये स्थिति निर्मित हो जाती है कि उनके घर का मरीज होने पर भी स्ट्रेचर पकड़ने वाले मरीज को लेकर नहीं जाने देते और ऐसे में वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। उन्होंने बताया कि समस्या से समाधान के लिए सिविल सर्जन से मांग की गई है कि जिला अस्पताल में जारी स्ट्रेचर सिस्टम को खत्म किया जाए और नंबर सिस्टम लागू कर सभी को बारी बारी से मरीज ले जाने लाने का मौका मिले ताकि सभी को रोजगार भी मिले और यूनियन भी मजबूत हो सके। एम्बुलेंस के संचालक प्रीतेश गोंडाने सहित अन्य ने बताया कि नियम के तहत सभी एम्बुलेंस को अस्पताल की 100 मीटर की दूरी पर किया गया है, लेकिन सिर्फ 4 एम्बुलेंस ही अस्पताल के अंदर घुसती है और मनमानी करते हुए मरीजों को लेकर ले जाती है। उन्होंने बताया कि आकस्मिक चिकित्सा केंद्र के साथ ही ट्रॉमा सेंटर का भी यही हाल है। ऐसी स्थिति में अन्य एम्बुलेंस को मौका ही नहीं मिलता, जिसके चलते ऐसा नियम बनाया जाए कि बारी बारी से सभी एम्बुलेंस को इसका मौका मिले, जिससे उनकी भी रोजी रोटी चल सके। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में यह स्थिति है कि मरीजों को रेफर किए जाने पर 108 एम्बुलेंस भी मरीजों से राशि वसूली करती है और जननी का भी यही हाल है। इतना ही नहीं, 108 वाले पहले ही इन मनमानी करने वाले एम्बुलेंस के चालक परिचालकों को फ़ोन कर देते हैं, जिससे वे पहले ही आकर यहाँ खड़े हो जाते हैं। क्या समस्या है आप लोगों की? सर समस्या तो बहुत सारी है हमारी। समस्या ऐसी है कि यहाँ पर जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले जो मेरे ही भाई लोग हैं जी, कोई अलग के नहीं होता, वो मेरे ही भाई लोग हैं, मगर यहाँ पे चलता है स्ट्रेचर वाला मसला कि जिसने पेशेंट को स्ट्रेचर पे उतारा वो पेशेंट हमारा, और वो वार्ड में कहीं भी भर्ती हो, वहाँ से रिफ़र हो या उसकी डेथ हो जाए, उसको हम ही लेके जाएंगे, वो चाहे मेरा रिश्तेदार क्यों ना हो। मगर यहाँ एम्बुलेंस वालों का ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि अगर उसको मैंने एडमिट करवाया हूँ तो मैं ही लेके जाऊँगा। तो क्या चाहते हैं आप लोग इसमें? हम चाहते हैं कि ये सिस्टम को सुधारा जाए जी, और ये जो 108 वाले भी जो उधर से पेशेंट लेके आते हैं, रेफर हो, एक्सीडेंट हो, पॉइजनिंग केस हो, स्नेक बाइट हो, कुछ भी लेके आते हैं, तो उधर से प्राइवेट एम्बुलेंस वाले कुछ भाई लोगों को फ़ोन लगा के आते हैं, वो पहले से स्ट्रेचर लेके खड़े हो जाते हैं। अगर उसमें मेरा रिश्तेदार भी आ गया तो उसको मैं नहीं ले जा सकता। ये सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, तो ये सिस्टम को सुधारे। मेरे प्रशासन से यही गुजारिश है कि ये सिस्टम को सुधार चले। मेरा कहने का मतलब है कि नंबर वाइज चले और सब एम्बुलेंस वालों के बीच में भाईचारा रहे। जब इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़खाव ने बताया कि शासन के नियम के तहत जिला अस्पताल की 100 मीटर की दूरी पर ही निजी एम्बुलेंस रहती है और जिन्हें जिला अस्पताल के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। वहीं मरीज को रेफर होने पर 108 एम्बुलेंस से ही रेफर किया जाता है। किसी मरीज को निजी एम्बुलेंस से ले जाना हो तो वह ले जा सकता है। 4 एम्बुलेंस की अस्पताल के अंदर होने व स्ट्रेचर से कब्जा जमाने की शिकायत की गई। इस पर तत्काल ही उसे देखकर निजी एम्बुलेंस को बाहर किया जाएगा। वहीं नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं उक्त निजी एम्बुलेंस को थाने में खड़ा कराया जाएगा। मामला ऐसा है, देखिए हमने तो नोटिस लगा के रखा है कि प्राइवेट का 100 मीटर दूर पे ही खड़े रहेंगे। जिला चिकित्सालय के अंदर कोई भी प्राइवेट की व्हीकल नहीं खड़ी होगी जी। और हमारे डॉक्टरों को भी हमने निर्देश दिया है, ड्यूटी डॉक्टर्स को, कि जो भी पेशेंट यहाँ से रेफर होगा वो सिर्फ 108 में ही ले जाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति विशेष को खुद होके कहीं प्राइवेट ले जाना और प्राइवेट गाड़ी करना है तो वो हमको अगर लिखित में देगा तभी हम उसको अलाउ करेंगे। नहीं, हमने किसी को भी अलाउ नहीं किया है और अगर ऐसा कुछ रहता है तो हम, अगर हमको जैसी शिकायत मिलती है हम उस गाड़ी को थाने में खड़ी करवा देंगे।